नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। क्या 10 मई की देर रात अफगानिस्तान बॉर्डर के करीब पाकिस्तान के चगाई हिल्स में भूकंप आया था, या फिर नूर खान एयरबेस के करीब पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला हुआ था और इस हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियार को नुकसान पहुंचा है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 10 मई को ही पाकिस्तान की वायु सीमा में 2 ऐसे विमान चक्कर काटते नजर आए जो रेडिएशन का पता लगाने या उन्हें कम करने के काम आते हैं। कोई भी न्यूक्लियर ब्लैकमेल भारत नहीं सहेगा। न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर भारत सटीक और निर्णायक प्रहार करेगा। दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही न्यूक्लियर पावर देश हैं, यानी दोनों के ही पास परमाणु बम है। अब 2 ऐसे देश जो परमाणु बमों से लैस हो, अगर उनके बीच जंग छिड़ जाए तो सबसे ज्यादा खतरा इसी बात का होता है कि हार का खतरा देखते हुए दोनों में से कोई एक देश परमाणु जंग न छेड़े। पाकिस्तान हमेशा से ही न्यूक्लियर पावर कंट्री होने का न सिर्फ ढिंढोरा पीटता है, बल्कि वहां की सरकार, नेता, मंत्री और यहां तक कि पाक सेना भी जब तक परमाणु बम की धमकी दिया करती है। अब सवाल यह है कि 100 घंटे की लड़ाई के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच जब सीज फायर हो चुका, तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को साफ साफ ये चेतावनी क्यों दी? क्या भारत पाकिस्तान के न्यूक्लियर बमों की ब्लैकमेलिंग से नहीं डरेगा? तो इसी सवाल में छुपा है एक ऐसा सच, जिस सच के तार न सिर्फ पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बल्कि इस सीज फायर से जाकर जुड़ते हैं। 10 मई की रात 1:44 पर अफगान बॉर्डर के नजदीक बलूचिस्तान के चगाई हिल्स के इर्द गिर्द भूकंप के झटके महसूस किए जाते हैं। रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 4 थी। इसी भूकंप के लगभग 16 घंटे बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट आता है, जिसमें वो ये ऐलान कर दुनिया को चौंका देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो चुका है और सचमुच 10 मई की शाम 5 बजे से सीज फायर लागू हो जाता है। अब सवाल ये था कि चगाई हिल्स में भूकंप का वो झटका और उसके चंद घंटे बाद सीज फायर का आपस में क्या लेना देना? क्या 10 मई की सुबह चगाई हिल्स के इर्द गिर्द सचमुच भूकंप के झटके ही महसूस किए गए, या फिर वहां जमीन के अंदर पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया था, या फिर पाकिस्तान के परमाणु सुविधा ठिकाने पर हमला हुआ था? चगाई हिल्स पर हुई इस हलचल के बाद भारत ने 10 मई को तड़के 4 बजे पाकिस्तान के कई एयरबेस पर ताबड़तोड़ हमले किए। इन्हीं हमलों के दौरान खासतौर पर 2 एयरबेस, जिनमें से एक मुसाफ एयरबेस और दूसरे नूर खान एयरबेस को इन हमलों से काफी नुकसान पहुंचा। इन दोनों ही एयरबेस की पाकिस्तान के लिए खास अहमियत है, जो कि मुसाफ एयरबेस पाकिस्तान का एक अहम न्यूक्लियर बेस भी है और ठीक उसी तरह नूर खान एयरबेस भी पाकिस्तान की न्यूक्लियर क्षमता की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। इसी हमले के बाद 10 मई की सुबह करीब 8 बजे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ NCA यानी न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाते हैं। ये मीटिंग इसलिए बुलाई गई ताकि ये पता किया जा सके कि पाकिस्तान के खासतौर पर नूर खान एयरबेस के न्यूक्लियर एयरबेस को कितना नुकसान पहुंचा। और बस यहीं से ये खबर आनी शुरू हो गई कि नूर खान एयरबेस पर हुए हमले में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा है। अब जाहिर है, अगर परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचेगा तो आसपास रेडिएशन भी फैलेगा। इसी के बाद सामने आई 2 तस्वीरों ने इस बात को और भी हवा दे दी कि सचमुच पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नुकसान पहुंचा है। यह पहली तस्वीर है। यह तस्वीर अमेरिकी ऊर्जा विभाग के परमाणु आपातकालीन सहायता विमान B350 AMS की है। इस विमान के पाकिस्तान में हवा में चक्कर काटने का ट्रैकिंग डेटा फ्लाइट रडार 24 पर भी मौजूद है।
इसी विमान के पाकिस्तानी आसमान पर चक्कर काटने की सामने आई तस्वीर के बाद ये अटकलें लगाई जाने लगी कि नूर खान एयरबेस के इर्द गिर्द रेडिएशन फैल रहा। असल में इस विमान का काम मुख्य रूप से हवा में रेडिएशन को ट्रैक करना और उसकी निगरानी करना होता है। इसीलिए इस विमान के साथ AMS का नाम इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि ये एरियल मैप सर्वे का हिस्सा होता है। 10 मई की ये दूसरी तस्वीर है। ये मिस्र का एक कार्गो विमान है। 10 मई को गुपचुप तरीके से मिस्र का ये कार्गो विमान पाकिस्तान में दाखिल हुआ। खबर है कि इस कार्गो विमान के जरिए बोरॉन नाम का रासायनिक तत्व लाया गया था, जिसका इस्तेमाल परमाणु संयंत्रों की सुरक्षा और मरम्मत में किया जाता है। फ्लाइट रेडार 24 में ये विमान भी कैद हुआ है। इस तस्वीर को अगर आप गौर से देखेंगे तो पाएंगे कि अमूमन फ्लाइट ज्यादातर सीधे उड़ान भरती है। पहाड़ी सड़कों की तरह जिगजैग यानी आड़े टेढ़े उड़ान नहीं भरती। अब फ्लाइट रेडार 24 की इस लाइव इमेज को देखिए। इसमें मिस्र से आया ये विमान पाकिस्तानी वायु सीमा में सीधे नहीं बल्कि आड़े टेढ़े उड़ रही है। एक्सपर्ट्स की माने तो इस अंदाज में मिस्र का इस कार्गो विमान का पाकिस्तान के आसमान में उड़ना ये सबूत है कि वो नूर खान एयरबेस के आसपास के इलाकों में विमान से बोरॉन नाम के केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं ताकि रेडिएशन पर कंट्रोल पाया जा सके। बोरॉन वो केमिकल है जो मिस्र की मशहूर नील नदी में सबसे ज्यादा पाई जाती है। इन्हीं दो तस्वीरों के बाद पूरी दुनिया में इस बात पर चर्चा हो रही है कि पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर हुए हमलों में उसके न्यूक्लियर हथियारों को काफी नुकसान पहुंचा है। हालांकि भारत ने इस बात से साफ इनकार किया है कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसने पाकिस्तान के किसी न्यूक्लियर ठिकाने को निशाना बनाया। भारत का कहना है कि हवाई हमलों में सिर्फ पाकिस्तानी एयरबेस और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hills, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. Thank you. भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस पर हमले किए वो सारे हमले ब्रह्मोस मिसाइल से किए गए। ब्रह्मोस मिसाइल की स्पीड आवाज से भी 3 गुना तेज है। ये मिसाइल न दिखाई देता है और न ही किसी रेडार की पकड़ में आता है। भारत ने पाकिस्तान के सभी एयरबेस और सैन्य ठिकानों पर इसी ब्रह्मोस मिसाइल का इस्तेमाल किया। हमला पूरी प्लानिंग के साथ हुआ था। न्यूक्लियर पावर कोई भी देश अपने न्यूक्लियर हथियार को कभी एक साथ नहीं रखता। उन्हें 3 अलग अलग हिस्सों में बांट कर रखा जाता है। इनमें से पहला है फिजन। ये एक तरह से न्यूक्लियर हथियार की चाबी है। न्यूक्लियर बम या हथियार बनाने के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। फिजन यानी न्यूक्लियर हथियार की चाबी को किसी अलग ठिकाने पर रखा जाता है। फिजन के बाद जब बम बनकर तैयार हो जाता है तब उसे डेटोनेट करने के लिए दूसरे परमाणु ठिकानों पर रखा जाता है या फिर ले जाया जाता है। जब परमाणु हथियार बनकर तैयार हो जाते हैं तब आती है बारी कैरियर की, यानी जमीन, समंदर या हवा के जरिए परमाणु बमों को लॉन्च करना और उन्हें तय टारगेट पर गिराना। अमूमन इसके लिए 3 तरह के कैरियर इस्तेमाल किए जाते हैं। जमीन पर कोई ट्रक या भारी गाड़ी, हवा में फाइटर प्लेन और समंदर में सबमरीन और दूसरे जंगी जहाज। पाकिस्तान के पास फिलहाल समंदर के रास्ते परमाणु बम छोड़ने की सुविधा नहीं है, जबकि भारत के पास है। इस तरह पाकिस्तान या तो सिर्फ जमीन से या फिर हवा से मिराज 3 या चीन से मिले JF-17 फाइटर जेट से परमाणु बम छोड़ सकता है। नूर खान एयरबेस पर जो हमले हुए वहां से सिर्फ 19 किलोमीटर की दूरी पर नीलोर में पाकिस्तान का एक अहम परमाणु ठिकाना है, जहां फिजन यानी रॉ मटेरियल से परमाणु हथियार बनाए जाते थे। जब नूर खान एयरबेस पर हमला हुआ तब पाकिस्तान घबरा गया, क्योंकि यह हमला एक तरह से उसके परमाणु ठिकाने के बिल्कुल करीब हुआ था। इसी हमले के बाद पहली बार पाकिस्तान ने अमेरिका से गुहार लगाई कि वो जंग रोकने के लिए भारत को तैयार करे। तब पाकिस्तान के DGMO यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन ने
10 मई की सुबह भारत के डीजीएमओ को फोन लगाया। यहां से पाकिस्तान को मना कर दिया गया। इस्लामाबाद ने फिर अमेरिका से बात की। इसके बाद अमेरिका ने भारत से बात की। फिर अमेरिका ने पाकिस्तान से कहा कि तुम दिल्ली से पहले बात करो। इसी के बाद 10 मई को दोपहर 3:35 पर पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया, सीज फायर की बात की और फिर दोनों देश इसके लिए राजी हो गए। पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचने की खबर के बाद इस बात की भी चिंता बढ़ गई थी कि कहीं वहां के परमाणु ठिकानों पर आतंकवादी संगठनों का कब्जा न हो जाए। वैसे भी पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड शुरू से ही चिंता का विषय रहा है। अमेरिका ने कई बार कोशिश की कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों को बैकडोर से कंट्रोल कर सके, यानी वो किसी चिप या कोड के जरिए पाकिस्तानी न्यूक्लियर सिस्टम में सेंध लगा और दूर बैठकर ही हथियारों को डीएक्टिवेट कर सके। हालांकि पाकिस्तान के मुकाबले भारत का न्यूक्लियर सिस्टम काफी सेफ माना जाता है। ये न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के तहत काम करता है। देश के प्रधानमंत्री इसके प्रमुख होते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख सलाहकार। फिर ऊपर से भारत ने न्यूक्लियर हथियारों को लेकर नो फर्स्ट यूज पॉलिसी भी बना रखी है, यानी किसी भी हाल में भारत पहला वार नहीं करेगा। मनीषा झा और सुप्रतीम बनर्जी के साथ दीपक सिंह, आज तक। पाकिस्तान एक परमाणु संपन्न देश है, ये सभी को पता है, लेकिन पाकिस्तान के न्यूक्लियर वॉरहेड यानी परमाणु हथियार कहां-कहां रखे हैं, इसकी जानकारी कभी सामने आई। लेकिन अब एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास कुल 10 ऐसे कैरियर हैं जहां से वो परमाणु हथियारों को तय टारगेट पर भेज सकता है। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के पास इस वक्त कुल 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है, यानी न्यूक्लियर हथियार। लेकिन इनमें से सिर्फ 36 ही ऐसे न्यूक्लियर हथियार हैं जिनको फाइटर प्लेन से कैरी किया जा सकता है, यानी इन न्यूक्लियर बमों को फाइटर प्लेन में रखकर तय टारगेट पर हवाई रास्ते से गिराया जा सकता है। पाकिस्तान के पास इन न्यूक्लियर बमों को कैरी करने के लिए फिलहाल 2 तरह के फाइटर जेट हैं, मिराज 3 और चीन का बना JH-17। 36 न्यूक्लियर हथियार के अलावा बाकी जितने भी हथियार पाकिस्तान के पास हैं वो लैंड बेस्ड हथियार हैं, यानी उन्हें जमीन से ही मिसाइल के जरिए ग्राउंड टू ग्राउंड मारा जा सकता है। समंदर के जरिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए फिलहाल पाकिस्तान ट्रायल फेज में है, यानी वो इसकी अभी तैयारी कर रहा है। न्यूक्लियर हथियारों के हवाई इस्तेमाल के लिए फिलहाल पाकिस्तान के पास 5 एयरबेस हैं। नूर खान एयरबेस, मिन्हास उर्फ कामरा एयरबेस, शाहबाज एयरबेस, रफीक एयरबेस, मसरूर एयरबेस। फाइटर जेट से न्यूक्लियर वॉरहेड का इस्तेमाल करने के अलावा लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करने के लिए भी पाकिस्तान 5 जमीनी बेस का इस्तेमाल कर रहा है। ये 5 बेस हैं: सरगोधा आर्मी कैंप, खुजदार आर्मी कैंप, गुजरावाला आर्मी कैंप, पानोआकिला आर्मी कैंप और आर्को आर्मी कैंप। इन न्यूक्लियर कैरियर ठिकानों के अलावा पाकिस्तान के पास 40 एयरबेस हैं, लेकिन हर एयरबेस से न्यूक्लियर वॉरहेड को ले जाने की सुविधा नहीं है। इसीलिए जब नूर खान एयरबेस, जो पाकिस्तान के परमाणु प्रोग्राम की रीढ़ की हड्डी है, पर जब हमला हुआ तो पाकिस्तान घबरा गया। इसी हमले ने उसे झुकने और सीज फायर पर मजबूर कर दिया। सुप्रतीम बनर्जी और मनीषा झा के साथ दीपक सिंह, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।